जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग रोज़ की तरह शानदार जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। हमारी सब्जेक्ट है फिजिक्स। क्लास 11th जेई मेंस और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो चैप्टर हमारा चल रहा था वर्क पावर एंड एनर्जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो सिर्फ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम पर है। हम इसके सिर्फ आज क्वेश्चन करने वाले हैं। जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इसका डेरिवेशन किया था और इसके बारे में वर्क एनर्जी थ्योरम को मॉडिफाई कर कर भी निकाले थे। उसी के आज क्वेश्चन करने वाले हैं। तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। और इसको हिंदी में बोले तो कार्य ऊर्जा प्रमेय बोलते हैं। और ये लेक्चर हमारा 7 है। जो हमारा 6 लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम को। तो हमारा मॉडिफाई जो था वो क्या है, आइए एक बार हम इसका फार्मूला जान लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पर। आज सिर्फ हम इस क्वेश्चन कराने वाले हैं। हाँ, इसके बाद हम एक दो लेक्चर और इसमें लेंगे इस चैप्टर में, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अभी हमारे पास सिर्फ हमने कार्य पढ़ा है और ऊर्जा को पढ़ा है, उसके क्वेश्चन नहीं किए थे, उसके क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं। और उसके बाद हम शक्ति अभी बाकी है, तो शक्ति को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं जो हमने मॉडिफाई कर कर निकाले थे वर्क एनर्जी थ्योरम को, उसको जान लेते हैं। देखिएगा, मॉडिफाइड फ्रॉम ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, और इसको हम महाप्रमेय नाम दे देते हैं, जिसकी वजह से हम इसको भूलेंगे नहीं। तो ये होता था वर्क कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा प्लस वर्क नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा प्लस वर्क एक्सटर्नल फोर्स द्वारा प्लस वर्क होता था सूडो फोर्स द्वारा, बराबर होता था काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होता था। हम ऑल फोर्स के द्वारा जो कार्य देखते हैं वो काइनेटिक एनर्जी के परिवर्तन के बराबर होता था। और ये कंजर्वेटिव जो होता था, जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया कार्य वो कंजर्वेटिव फोर्स में आता है, और स्प्रिंग का फोर्स देखें तो वो भी कंजर्वेटिव फोर्स में आता है। और यही सब, तो उसको हम क्या करते हैं, कंजर्वेटिव ये होता किस में है, निगेटिव में होता है। अगर ये इसमें हमने बताया था कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव द्वारा अगर पॉजिटिव आता है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऋणात्मक होती है। उसमें जो परिवर्तन होगा पोटेंशियल एनर्जी में, जो परिवर्तन होगा वो ऋणात्मक होगा। या फिर अगर कार्य ऋणात्मक है कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता था, इसको हम डेल्टा यू बराबर लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं डेल्टा यू, यानी इसको यू को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और ये अगर कार्य में कमी होती है तो पोटेंशियल एनर्जी में, कार्य अगर ऋणात्मक होता था तो पोटेंशियल एनर्जी में वृद्धि होती थी। अगर पोटेंशियल एनर्जी में कमी होती है तो कार्य हमारा पॉजिटिव होता है, यही हमने बताया था। तो ये निगेटिव होगा। अगर ये निगेटिव होगा तो इसको उठाकर हम इसके द्वारा जो कार्य होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन, यानी ये अगर इसको हम पॉजिटिव लेंगे तो इसके द्वारा जो मॉडिफाई हमने किया था ये निगेटिव होगा। तो इसके द्वारा कंजर्वेटिव द्वारा देखें तो इसकी जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, तो ये माइनस डेल्टा पी ई हो जाएगा, बराबर बराबर नहीं करते, अभी इसको प्लस करते हैं, प्लस नॉन कंजर्वेटिव द्वारा कार्य प्लस वर्क डन
एक्सटर्नल फोर्स द्वारा वर्क डन बाय किसके द्वारा, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स आभासी बल होता है। आभासी बल कब आता है, जब किसी के सापेक्ष एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष गति हम देखते हैं तो वो सूडो फोर्स होता है, उसमें सूडो फोर्स लगता है और ये बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के बराबर ये होता है। और ये माइनस है, माइनस को हम उस तरफ भेज देते हैं तो नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन सूडो फोर्स ये कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन प्लस इस तरफ का जो पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन है उसको हम इस तरफ भेज देते हैं तो पॉजिटिव में आएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी ई हो जाएगा। यही हमारा मॉडिफाइड फार्मूला था। वर्क एनर्जी थ्योरम यही है हमारी। कोई भी सवाल होगा हम इसी फार्मूले से सटा लेंगे। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन पर। ये समझ में आया होगा, अगर कार्य हमारा धनात्मक होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी के बराबर होगा वो। अगर ये कार्य हमारा ऋणात्मक आता है तो पोटेंशियल एनर्जी में वृद्धि होगी, ये होता है। इसको हम महाप्रमेय नाम दे देते हैं। ये महाप्रमेय, महाप्रमेय के नाम से हम इसको जानेंगे, याद रखेंगे इसको, महाप्रमेय। तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन हम करते हैं तो आपको बेटर में समझ में आएगा कि इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। ये नोट हो गया होगा। चलिए देखिएगा, अब इस पर आधारित हम क्वेश्चन करते हैं। अगर ये नहीं समझ में आया है तो अगर डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हमारा जो पिछला लेक्चर है 6th लेक्चर हमारा जो है उसको देख कर आइए, उसमें हमने डिटेल्स में अच्छे से समझाया है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। सॉल्यूशन देखिए, हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक आनत तल AB से एक छोटा ब्लॉक बिंदु B से फिसलना प्रारंभ करता है तथा आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाता है। यदि आनत तल BC भाग चिकना तथा CA भाग रुक्ष यानी रफ है, जिसका घर्षण गुणांक आपको दे रखा है म्यू, जब ब्लॉक नीचे बिंदु A पहुंचता है तो वह विरामावस्था में आ जाता है। यदि BC बराबर 2AC तथा घर्षण गुणांक आपको इतना म्यू इज इक्वल टू K tan थीटा के बराबर दे रखा है, तो हमको K का मान निकालना है। तो क्या होगा K, आनत तल हमारा ये होता है, ये होता है आनत तल, कह रहा है AB आनत तल, ये A और ये B, ब्लॉक बिंदु B से फिसलना यहाँ से प्रारंभ करता है, बिंदु B से, ये ब्लॉक रखा हुआ है और तथा आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाता है, यानी ये थीटा कोण बनाता है क्षैतिज के साथ, ये रहा। और इसकी हाइट ये रही, इसकी हाइट h है मान लेते हैं, ये हुआ। और यहाँ कहीं बिंदु C है। यदि आनत तल BC भाग, ये है BC इतना भाग, इतना भाग आपको दे रखा है चिकना है, कह रहा है इतना भाग चिकना है, ये स्मूथ है, और ये इतना भाग ये रुक्ष, ये रफ भाग है, ये रफ भाग है इतना। और ब्लॉक यहाँ पर आकर रेस्ट में आ जाता है, कह रहा विरामावस्था में आ जाता है A पर पहुंचकर। तो हाँ एक चीज़ और कि जो वस्तु हाइट पर होती है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी स्थितिज ऊर्जा होती है, इसके पास स्थितिज ऊर्जा होगी, जो होगी पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स में ही निकाल सकते हैं, संरक्षित क्षेत्र में ही निकाला जा सकता है स्थितिज ऊर्जा को, यानी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें नीचे की ओर लगेगा, mg इसका भार होगा, नीचे की ओर लग रहा है तो h ऊंचाई ये नीचे आएगा। ये जैसे ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये कितना आएगा, h हाइट नीचे आ जाएगा, ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो हाइट इतनी, h हाइट नीचे आ गया, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी mg h के बराबर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कार्य के बराबर होता है। तो mg भार हो गया, बल हो जाएगा हमारा, और ये h विस्थापन हो जाएगा, तो ये कार्य के बराबर हो जाएगा। और जो वस्तु नीचे होती है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम होती है या फिर शून्य होती है,
तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये वस्तु आ गई नीचे, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास 0 हो जाएगी। ये होता है। और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, ये आपने पढ़ा होगा। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर ये वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर देगी, इसके पास अभी स्थितिज ऊर्जा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास। अगर ये चलना प्रारंभ कर देगी तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी और इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये होगा। ऊर्जा नष्ट कभी नहीं होती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। वही हम परिवर्तित कर रहे हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाएगी। ये होता है। अभी इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि इसका वेग u बराबर 0 है। अभी ये विरामावस्था से चलना प्रारंभ करेगा और ये अंतिम में फिर v बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि नीचे आने पर वो विरामावस्था में आ जाता है। सवाल में कह रहा है तो v इसके पास 0 हो गया और u भी 0 हो गया, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0 होगी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देखा जाए तो वो 0 होगा, और यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी जो होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, वो भी 0 होगा। ये इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट, ध्यान से देखिएगा, ये फाइनल स्टेट। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को हम यूज करते हैं। तो क्या होगा? वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी कहती है कि वर्क नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा, वर्क एक्सटर्नल फोर्स द्वारा, वर्क सूडो फोर्स द्वारा काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के बराबर प्लस पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन। ये हमने पढ़ा है। तो देखिएगा कि नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है और हवा का प्रतिरोध होता है, ये सब होता है नॉन कंजर्वेटिव। असंरक्षित क्षेत्र में आते हैं, और संरक्षित क्षेत्र में जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ये सब आता है। और इसके द्वारा देखिएगा तो कार्य बल हमको चाहिए, तो ये आया यहाँ तक तो कोई फोर्स काम नहीं करेगा, क्योंकि ये स्मूथ है। यहाँ बी बिंदु से चला यहाँ तक सी तक आया तो इसमें फ्रिक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि ये चिकना है, कोई भी बल काम नहीं करेगा। और जैसे यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा तो फ्रिक्शन इसमें वर्क करने लगेगा। फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा, विस्थापन नीचे की ओर होगा, तो हमारा जो कार्य होगा फ्रिक्शन द्वारा वो ऋणात्मक आएगा, निगेटिव में आएगा। तो ये होगा फ्रिक्शन इंटू विस्थापन होता है। विस्थापन कितना होगा? हमको मिलेगा AC मिलेगा, AC विस्थापन मिलेगा, ये इतना मिलेगा, क्योंकि BC विस्थापन नहीं मिलेगा। ये यहाँ से यहाँ तक तो कोई कार्य मिला नहीं हमको। जहाँ से कार्य मिला, फोर्स लगा, वहीं से हमको देखना है कि हमारा कार्य क्या होगा। ये हुआ प्लस एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया नहीं तो 0 हो गया, और सूडो फोर्स भी 0 हो गया, क्योंकि सूडो फोर्स आया नहीं। और काइनेटिक एनर्जी प्रारंभिक में 0 है और अंतिम में 0 है, तो हम लिख देते हैं हाफ mv स्क्वायर होता है फाइनल वाला, mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, ये होता है प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारी फाइनल वाली, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये हुआ 0 माइनस इनिशियल वाली पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh के बराबर। ये हुआ। तो अब देखिएगा इसमें भी v 0 है, इसलिए ये 0 हो गया। अंतिम वेग 0 है और प्रारंभिक वेग भी 0 है, इसलिए ये 0 हो गया, ये सभी 0 हो गया। सिर्फ हमारे पास बचा इधर माइनस mgh। तो देखिएगा ये माइनस f फ्रिक्शन डॉट AC बराबर मिला कितना? माइनस mgh के बराबर। ये माइनस से माइनस सलट गया, हमारे पास सिर्फ बचा कितना? ध्यान से देखिएगा, हमारे पास बचा सिर्फ फ्रिक्शन डॉट AC बराबर mgh के बराबर बचा। तो हम FBD बनाएं जैसे इस ब्लॉक का, तो इधर फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन बराबर होगा, इधर नॉर्मल होगा, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा N, इधर क्योंकि थीटा है, इधर mg cos थीटा आएगा, और नीचे की ओर mg sin थीटा। हमने घटक करना बहुत सीखा है। अगर ये ब्लॉक यहाँ पर होता तो ये mg नीचे की ओर लगता, पर ये
आनत तल है तो mg cos थीटा इधर लगेगा इस दिशा में और इधर नीचे की ओर लगेगा mg sin थीटा। तो एफ वी डी बन गया। फ्रैक्शन देखे तो म्यू एन होता है फ्रैक्शन, ये हो गया। और हमको दे रखा था क्या, सवाल में जो दे रखा है वो आपको दे रखा है दो चीज़ें, एक तो बी सी बराबर 2 ए सी के और दूसरा दे रखा है म्यू बराबर के tan थीटा। हमको के की वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो ये हुआ, समझ में तो आ रहा होगा। फ्रैक्शन हम यहाँ पर रख देंगे mgh, ये हो जाएगा। और इसमें साइन थीटा देख लेते हैं कि साइन थीटा क्या होगा, साइन निकालें। हाँ, साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण होता है। तो ये लंब हो जाएगा, थीटा के सामने लंब होता है और ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा, एक मिनट, ये साइन थीटा बराबर लंब कितना है एच के बराबर, अपॉन में कर्ण कितना है ए सी प्लस सी बी, इतना दे रखा है। ये हुआ। अब हम, और सी बी आपको दे रखा है 2ac के, तो साइन थीटा मिलेगा h अपॉन ए सी प्लस 2ac के। तो साइन थीटा हो जाएगा, जो h निकला हमारे पास, ये h है तो h निकला 3ac साइन थीटा के। तो हम ac देख लेते हैं इसमें, तो ac निकलेगा, ac बराबर h अपॉन 3 साइन थीटा, ये आया इतना। तो हम क्या करेंगे कि फ्रैक्शन इतना है तो हम रखेंगे फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन हमारा म्यू एन के होगा, तो म्यू एन कितना है एम जी कॉस थीटा के बराबर। कॉस थीटा के बराबर एम जी कॉस थीटा है, एम जी कॉस थीटा। और ए सी कितना है, ए सी ये रहा, एच आ नहीं पाएगा क्या, और थोड़ी जगह हम बनाएं, कोशिश करते हैं जगह की, जगह शायद कम पड़ जाएगी। तो हम देख लेते हैं इधर से। और तो फ्रैक्शन हमारा म्यू एम जी कॉस थीटा के होगा इंटू ए सी ये दे रखा है एच अपॉन 3 साइन थीटा के, ए सी हो गया बराबर एम जी एच के। ये हुआ, एच आपको ये दे रखा है इतना, या फिर एम जी एच कर देते हैं। तो इसमें से क्या क्या कैंसिल हो सकता है, तो एम जी से एम जी सलट गया और ये हुआ, एच से एच भी कैंसिल हो जाएगा और ये 3 साइन इस तरफ चला जाएगा, तो ये म्यू बचेगा, म्यू कॉस थीटा। और ये 3 साइन थीटा उधर चला गया, एच से एच भी सलट जाएगा, ये हुआ। और ये 3 साइन थीटा इधर आएगा, 3 साइन थीटा, ये हुआ। तो म्यू, इसको कॉस थीटा को हम नीचे ले जाते हैं, म्यू बराबर 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा के बराबर होता है, तो म्यू होगा 3 टैन थीटा के। ये हुआ। अब हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, म्यू बराबर के टैन थीटा दे रखा है, तो म्यू बराबर 3 टैन थीटा हमने निकाला है, तो के की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर यहाँ हम कर देते हैं, कंपेयर कंपेयर करने पर हम पाते हैं क्या कि ये दे रखा आपको के बराबर 3 आता है, ये आपको निकालना है। के की वैल्यू आपकी 3 आई, तो हम यहाँ के की वैल्यू 3 रख देंगे, ये हुआ। तो आपको कंपेयर करना है तो इतने में हम बता रहे हैं, इतने में। आपको पहले से दे रखा म्यू बराबर के टैन थीटा और हमने निकाला है म्यू बराबर 3 टैन थीटा के। कंपेयर करने पर हम पाते हैं के की वैल्यू 3, के बराबर 3, ये रहा। आप नोट कर सकते हैं, समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, जेई मेंस लेवल का है, तो नोट कर लीजिएगा।
नीट और जेई मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। और वैसे तो 11th में इतना बड़ा सवाल नहीं आता है, छोटे मोटे आते हैं। अच्छा सवाल था। नोट हो गया होगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। ये नोट कर लिया होगा। देखिएगा अब अगला सवाल। जो चीज़ हाइट में होती है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो वस्तु नीचे होती है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी घटती चली जाती है। अगर वस्तु चलना प्रारंभ कर देती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और पोटेंशियल एनर्जी घटने लगती है। ये होता है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। चलिए देखिए अगला सवाल। देखिएगा सवाल, सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपके तोते उड़ जाएंगे। हमें अपने तोते नहीं उड़वाने, सवाल के तोते उड़ाने। तो हमारा सवाल क्या कहता है कि 50 केजी का एक व्यक्ति एक ऊर्ध्वाधर से 37 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 1 मीटर लंबे झूले पर विरामावस्था में है। यानी जो व्यक्ति ए है वो विरामावस्था में, दूसरा व्यक्ति बी उसे ऊर्ध्वाधर से 53 डिग्री पर झूले के दूसरी तरफ धकेलता है। तो व्यक्ति बी द्वारा किया गया कार्य हमको निकालना है। जी की वैल्यू आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम बना लेते हैं पहले झूला। ये रहा बिंदु ए, ये ए व्यक्ति है और ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बना रहा है, थीटा यानी कि 37 डिग्री। और दूसरा व्यक्ति ये इधर है, दूसरा व्यक्ति ये 53 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 53 डिग्री ऊर्ध्वाधर से 53 डिग्री का कोण बनाएगा तो ये कोण और ज़्यादा होगा, यहाँ कहीं आएगा। ये बिंदु बी हो जाएगा, व्यक्ति बी है और ये ए है, तो ये विरामावस्था में है। तो कह रहा है कि u बराबर 0, ये हो गया। और इसकी लंबाई l है, ये वाली लंबाई l है और ये भी लंबाई l है, और l बोले तो 1 मीटर, ये आपको दे रखा है। तो हम करेंगे कि b द्वारा हमको कार्य निकालना है। ये हाइट हो जाएगी इसकी, क्योंकि ये इसको अल्फा मान लेंगे, अल्फा बराबर 53 डिग्री। अगर कोण बढ़ाएंगे, अगर कोण बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात, ये मान लीजिए ये डोरी है, रस्सी है, तो रस्सी और ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। तो अगर हम रेस्ट में ले जा रहे हैं तो इसके पास v हो जाएगा 0, ये हुआ। और ये उसमें कुछ ना कुछ गैप हो जाएगा, वो गैप हम उसकी गैप को हम h मान लेते हैं, ये हुआ। और इसके पास तो u वैसे भी 0। हमने बताया कि जो वस्तु ऊपर होती है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है, इसका भार होगा नीचे की ओर लग रहा होगा। और हाइट इसकी कितनी, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है, h का है, तो mgh ये हो जाएगा इसके पास पोटेंशियल एनर्जी। और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी देखें तो वो 0 आएगी, क्योंकि वस्तु ये नीचे है, ये वस्तु ऊपर है। अगर वस्तु ऊपर है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो वस्तु नीचे होती है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। ये आइए और हम घटक कर लेते हैं। अगर हम एल के इसके घटक करेंगे, एल के घटक करेंगे तो जिधर थीटा बनता है उधर कॉस होता है। तो ये वाली लंबाई ये इतनी, देखिएगा ध्यान से, ये इतनी लंबाई हम इस एल के घटक कर रहे हैं, तो एल कॉस अल्फा हो जाएगा, ये हुआ। अब देखिएगा अगर इस एल के घटक करते हैं तो ये होगा कितना, ये आएगा यहाँ तक, यहाँ तक आएगा, ये होगा एल कॉस थीटा, ये अल्फा होगा, ये थीटा होगा, ये हुआ। तो हम देखते हैं कार्य। लगाइए प्रमेय महाथ्योरम वाली। तो वो होता है, अगर नॉन कंजर्वेटिव देखें तो नॉन कंजर्वेटिव इसमें होगा नहीं, क्योंकि घर्षण लग नहीं रहा है, तो नॉन कंजर्वेटिव होगा नहीं। तो उसके द्वारा कार्य शून्य आएगा, प्लस एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बी के कारण, वर्क बी द्वारा प्लस
सूडो फोर्स इसमें है नहीं, तो उसके कारण 0, और जो आएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इसके पास भी वेग शून्य हो जाएगा, माइनस प्रारंभिक वाला हाफ mu² प्लस ये हुआ, प्लस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वाली, ये है mgh माइनस शून्य, शून्य हो जाएगा, ये हुआ। तो अब देखिएगा, इसके पास भी वेग शून्य है और इसके पास भी वेग शून्य, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग दोनों शून्य है। तो डब्ल्यू बी द्वारा हम देखेंगे कार्य, तो वो आएगा सिर्फ mgh के, ये हुआ। अब डब्ल्यू बी तो हमको मिल जाएगा पर एच, एम की वैल्यू आपको दे रखी है 50 kg और जी की वैल्यू आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच की वैल्यू हमको नहीं पता, एच हमको निकालना पड़ेगा। अगर हम एच निकालेंगे तो एच देखिएगा, एच क्या होगा, एच ये टोटल लंबाई इतनी है, ये इतनी है टोटल, एल कॉस थीटा ये लंबाई है। अगर एल कॉस थीटा से एल कॉस अल्फा इतनी लंबाई हम घटा देंगे तो ये लंबाई हमको मिल जाएगी ना एच, तो वही हम एच निकालेंगे। तो एच हो जाएगी एल कॉस थीटा माइनस एल कॉस अल्फा, ये इतनी लंबाई हम घटा रहे हैं, एल कॉस अल्फा यहाँ तक, ये लाल वाली इतनी लाइन हम घटा रहे हैं हरी वाली से, ये हुआ। तो एच मिलेगा हमको, एल को हम कॉमन ले लेते हैं, और ये कॉस थीटा की वैल्यू 37 डिग्री माइनस ये कॉस 53 डिग्री हो जाएगा। अब देखिएगा एच आएगा हमारे पास, एल कॉस 37 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 37 की वैल्यू 4/5 ये होती है, और कॉस 53 की वैल्यू 3/5 होती है, ये हुआ। और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये घट जाएगा, 1/5 आएगा, एच बराबर हो जाएगा L/5 आएगा, ये हो जाएगा। अब हम ये रख देते हैं, मान निकाल लेते हैं। डब्ल्यू बी द्वारा किया गया कार्य, डब्ल्यू बी द्वारा किया गया कार्य, एम की वैल्यू आपको दे रखी 50 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू एच की वैल्यू कितनी है L/5, तो ये हुआ। और एल की वैल्यू हमारे पास 1 मीटर, तो डब्ल्यू बी द्वारा ये हो कट जाएगा, ये बचेगा 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 1, ये कितना हो गया 100, डब्ल्यू बी आया 100 जूल, ये हमारा कार्य हो गया। तो डब्ल्यू बी द्वारा कार्य आया 100 जूल के, ये ऑप्शन हमारा सी इज करेक्ट, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, समझ में आया होगा, अच्छा सवाल है ये भी, जेई मेंस और नीट के लिए इम्पोर्टेंट। चलिए नोट हो गया होगा, अगला सवाल हम देखते हैं। चलिए, समझ में तो आ रहा होगा, अगर समझ में ना आए कहीं पर तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर करें। चलिए देखिए अगला सवाल, देखिएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन हमारा 3 है। वी चाल से गति कर रहा है द्रव्यमान का एक ब्लॉक ऐसी चाल आधी होने से पहले स्प्रिंग को x दूरी तक संपीड़ित करते हैं, तो स्प्रिंग नियतांक का मान होगा, हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k हमको फाइंड आउट करना है। तो ये मान लीजिए स्प्रिंग, ये रही स्प्रिंग, ये इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट, और वी चाल से गति कर रहा है, और उसके बाद कह रहा है कि
चाल आधी होने तक ये संपीड़ित हुआ, मतलब ये संपीड़ित होकर यहाँ तक आया, तो ये x दूरी संपीड़ित हुआ। करते हैं तो अगर इधर x होगा संपीड़ित, इधर दबाएंगे तो के एक्स इधर लगेगा, बल इधर लगेगा के एक्स। यही होता है स्प्रिंग बल, रिस्टोरिंग फोर्स। और ये फाइनल स्टेट। इसमें हम क्या करेंगे, अगर स्प्रिंग नियतांक निकालना है तो हम इसका वर्क निकाल लेते हैं। ऑल फोर्सेस के द्वारा हम कार्य देखेंगे क्या होगा। तो ऑल फोर्स के द्वारा अगर कार्य देखें तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर बना लें, नहीं तो हमारे पास जगह कम पड़ जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ तक संपीड़ित किया गया, x दूरी तक संपीड़ित किया गया, इधर के x लगेगा। तो कार्य देखेंगे हम ऑल फोर्सेस के द्वारा। तो W नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इसमें है नहीं है, और एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, और सूडो फोर्स भी नहीं है, बराबर काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन हम देखेंगे तो ये होता है हाफ mv²। और ये कह रहा है कि इसकी चाल आधी होने से पहले, तो हाफ ये अंतिम गतिज ऊर्जा इतनी होगी, हाफ mv² होता है। तो चाल को हमने आधी की तो इसकी चाल हो जाएगी v/2, और इसमें v थी, इसकी चाल v थी और इसकी चाल v/2 हो गई, ये हुआ। और इनिशियल में क्या होगा कि हाफ mv², ये हुआ, ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, प्लस पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। और ये तो अंतिम होगा, और प्रारंभिक ये शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, क्योंकि प्रारंभ में इसमें विस्थापन नहीं था, और अंतिम में विस्थापन हुआ एक्स विस्थापन हुआ, तो हमने इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाला। प्रारंभ में ये 0 था, तो ये पोटेंशियल एनर्जी और ये इनिशियल एनर्जी, और इन सभी के द्वारा कार्य शून्य होगा, ये सब शून्य होगा। तो इसके द्वारा भी कार्य शून्य होगा, प्लस इसके द्वारा भी कार्य शून्य होगा, प्लस इसके द्वारा भी कार्य शून्य होगा, बराबर। इसको देखेंगे तो ये क्या होगा कि हम इसमें से क्या करेंगे कि हाफ हाफ को हम जैसे कॉमन ले लें, हाफ, और इधर हो जाएगा क्या, m को कॉमन ले लें, mv² भी कॉमन ले लें, इतना हो गया। अब इसको देखिएगा, ये हो जाएगा 1/4 माइनस, इधर हो जाएगा 1, इतना होगा, प्लस इधर हाफ के x² इतना होगा, ये 4 माइनस 1 तो -3/4 ये हो जाएगा। तो इधर आएगा कितना, ये माइनस को हो जाएगा, तो इसको हम इस पार ले आते हैं, ये हो जाएगा हाफ mv², ये 3 हो जाएगा, 3 ये 4 हो जाएगा, तो 4 8 हो जाएगा, 8 ना करें 4 ही करें, 2 ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, 4 ये कर देते हैं बराबर 1/2 के x², ये हो जाएगा। तो हम ये 2 से ये 2 कैंसिल कर देते हैं, ये हुआ। तो हम k की वैल्यू निकालेंगे तो k बराबर आएगा, और x² को हम इस बार ले आएंगे तो हाफ में चला जाएगा, बटा में चला जाएगा, ये 3mv² ये x², ये 4 है तो ये 4x², ये आपकी k की वैल्यू निकल आए। समझ में आया होगा आपको, यही होगा k की वैल्यू, हमको k की वैल्यू निकालना था। तो ऑप्शन हमारा कौन सा दे रखा है, 3mv²/4x², ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये हो जाएगा। समझ में तो आया होगा, नोट कर लीजिएगा, हम अगला सवाल देखते हैं। चलिए नोट हो गया होगा, देखिएगा अगला सवाल। अभी तो हमने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन किए,
आज ये लेक्चर जो है सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड होगा। इस स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। याद रखिएगा कि इस स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर ये होता है। अब इसी में आप फाइनल भी बना सकते हैं और इनिशियल भी बना सकते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के लिए होता है। इसको भी याद रखना है आपको कि ये कभी भी काम आ सकता है। नोट कर लीजिएगा इसको, ये कभी भी काम आ सकता है। चलिएगा अगला सवाल, ये चौथा सवाल। सोल्यूशन कह रहा है हमारा सवाल, बहुत अधिक ऊंचाई से एक छोटा गोलक गिरना प्रारंभ करता है। 100 मीटर गिरने पर वह सीमांत वेग प्राप्त कर लेता है और उसी वेग से लगातार नीचे की ओर गिरता है। गोले के प्रथम 100 मीटर गिरने के दौरान वायु घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमको निकालना है। पहला ऑप्शन कह रहा है अगले 100 मीटर गिरने के दौरान किए गए कार्य से अधिक होगा, और अगला अगले 100 मीटर गिरने के दौरान किए गए कार्य से कम होगा। 100 mg के बराबर या फिर 100 mg से अधिक होगा, ये कह रहा है। तो हम पहले 100 मीटर गिरा लेते हैं। केस इसमें दो बनाएंगे। ये मान लीजिए ये गोला है और ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ आया। ये ऊंचाई मान लीजिए h बराबर 100 मीटर, ये पहली ऊंचाई यहाँ तक, और यहाँ से फिर यहाँ गया, इसको भी h माने, ये 100 मीटर, ये भी यहाँ तक, ये यहाँ गोला आया। तो यहाँ पर तो u बराबर 0 होगा, क्योंकि बहुत ऊंचाई से एक छोटा गोला गिरना प्रारंभ करता है। अगर गिरना प्रारंभ करता है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, और यहाँ पर आता है तो उसका वेग v0 हो जाता है, और यहाँ पर भी उसका वेग v0 होगा, क्योंकि कह रहा कि सीमांत वेग प्राप्त कर लेता है और उसी वेग से वो लगातार नीचे की ओर गिरता है। यहाँ पर आने के बाद वो लगातार v0 से ही नीचे की ओर गिरता है। तो यहाँ पर तो अभी तो स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगी। पोटेंशियल एनर्जी Pe होगी mgh के बराबर, और काइनेटिक एनर्जी अभी होगी 0, ये होगा। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस के लिए, केस हम फर्स्ट मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक ए मानेंगे, और यहाँ से यहाँ तक बी मानेंगे। केस दो बनाएंगे इसमें। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ होगी कितनी, हाफ mv0 स्क्वायर होगी, और यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि v0 बदला ही नहीं, हाफ mv0 स्क्वायर होगी यहाँ पर भी। और यहाँ पर भी देखें पोटेंशियल एनर्जी, अब यहाँ दूसरे केस के लिए पोटेंशियल एनर्जी वो 0 होगी, पर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh के बराबर, यहाँ पर भी होगी। ये केस बी के लिए। हम केस ए दे पहले देख लेते हैं। केस ए देखिएगा, इसमें 100 मीटर गिरने के दौरान वायु घर्षण द्वारा किया गया कार्य। दोनों केस में हम वायु घर्षण द्वारा कार्य निकालेंगे। वायु घर्षण कौन सा बल आता है, कौन से बल में आता है, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आता है वायु घर्षण। तो हम बाकी तो सारे बलों द्वारा कार्य 0 होगा, पर नॉन कंजर्वेटिव द्वारा फोर्स लगेगा इसमें। तो देखिएगा ये बॉल नीचे आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, तो इसमें ऊपर की ओर फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा, फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा ऊपर की ओर, क्योंकि बॉल नीचे आ रही, वायु का जो घर्षण है ऊपर की ओर लगेगा। तो इसकी वजह से जो विस्थापन हुआ h नीचे की ओर हो रहा है, और बल हमारा ऊपर की ओर लग रहा है, अपोजिट। अगर अपोजिट लग रहा है बल, तो हमारा जो कार्य आएगा वो निगेटिव आएगा। तो W एयर द्वारा प्लस 0 नॉन कंजर्व एक्सटर्नल फोर्स द्वारा कार्य 0, और सूडो फोर्स द्वारा भी कार्य 0 बराबर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर तो हाफ
mv0 स्क्वायर होगी और माइनस 0 हो जाएगा क्योंकि वेग प्रारंभ में शून्य है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी अंतिम में तो 0 हो गया, माइनस प्रारंभ में आपके पास mgh है, mgh इतना, ये केस, तो ये हो जाएगा माइनस एयर w, तो ये हो जाएगा हाफ mv0 स्क्वायर माइनस mgh, ये हो जाएगा, इतना हुआ। और इतना हो गया। अब हम केस बी देख लेते हैं। केस बी देखिएगा, तो केस बी में हम यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, ये केस बी है, तो उसमें भी एयर द्वारा निकालेंगे कार्य, एयर द्वारा निकालेंगे तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा और बाकी के द्वारा बलों द्वारा कार्य शून्य होगा। 0 + 0 बराबर हाफ mv0 स्क्वायर, ये अंतिम काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल वाली माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv0 स्क्वायर, क्योंकि इसके लिए, इस केस के लिए प्रारंभिक वेग v0 है और अंतिम वेग भी v0 है, क्योंकि वो कह रहा है कि लगातार नीचे की ओर गिरता है उसी वेग से। हम नहीं कह रहे हैं, सवाल कह रहा है, तो हम वही कर रहे हैं जो सवाल कह रहा है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इसके लिए तो इनिशियल के लिए तो शून्य हो जाएगी, बट फाइनल के लिए mgh हो जाएगी, mgh माइनस 0, ये हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या कि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो खा जाएगा, एक दूसरे को खा जाएगा, तो हमारे पास इसमें सिर्फ मिलेगा mgh के बराबर। एक मिनट, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पर 0 आएगी, फाइनल में पोटेंशियल एनर्जी शून्य आएगी, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इस केस के लिए mgh, हम भी गड़बड़ कर दिए, क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला ब्लॉक होता है हम उसमें पोटेंशियल एनर्जी देते हैं, और जो नीचे होता है ब्लॉक उसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। यहाँ पर तो h ऊंचाई पर है, इसलिए ये mgh आया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर उसके विस्थापन नहीं है, इसलिए ये इसमें नहीं आया पोटेंशियल एनर्जी, तो इसलिए ये मिस्टेक यहाँ पर हुई। देखिएगा, ये हो जाएगा, ये तो 0 माइनस mgh, ये इतना आएगा, तो इधर भी माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस खा जाएगा, तो W एयर द्वारा कार्य जो होगा mgh, ये केस बी है, केस बी, और ये केस ए, ये तो केस ए में इतना सा कार्य घट रहा है, तो हम देखें तो ये माइनस हो जाएगा, और ये अगर देखें तो प्लस करें तो ये हो जाएगा, अगर इसको हम प्लस करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो इसमें से देखेगा कि mgh से हाफ mv स्क्वायर घट रहा है, और इस केस में इसमें क्या है कि mgh से हाफ mv स्क्वायर ये घट रहा है, तो देखिएगा इधर लिख देते हैं, W एयर द्वारा आएगा mgh माइनस हाफ mv0 स्क्वायर, ये इतना आया, ये केस ए होगा। तो पहले केस में इतना घट रहा है और दूसरे केस में इतना है mgh, तो जो दूसरे केस में mgh ये ज़्यादा होगा, पहले में कम होगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ज़्यादा सही हो जाएगा कि अगले 100 मीटर गिरने के दौरान किए गए कार्य से अधिक होगा। पहला वाला तो कम है, अगर ये ज़्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा है, ये कह रहा है पहले वाला ज़्यादा है, ये हमारा गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया। और दूसरा देखते हैं, अगले 100 मीटर गिरने के दौरान किए गए कार्य से कम होगा, पहले वाला कम होगा, सही है, क्योंकि पहले वाला कम है, ये खुद कह रहा है कार्य कम होगा, अगले 100 मीटर इतने में चला, इसके पहले जो चला उसमें जो कार्य होगा वो कम होगा, ये कह रहा है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, समझ में आया होगा।
ये अच्छे सवाल हैं। आपको हर तरह के सवाल इसमें मिल जाएंगे। कहीं पर अगर कार्य निकालना है तो नहीं लग रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम महाप्रमेय का यूज कर लेंगे, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा जल्द से जल्द। नोट हो गया होगा। चलिए देखिएगा अगला सवाल देख लेते हैं हम। अगला सवाल, देखिएगा अगला सवाल। चलिए देखिए क्वेश्चन अगला। सॉल्यूशन। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चित्रानुसार चिकने क्षैतिज सतह पर रखा ब्लॉक स्प्रिंग से जुड़ा है। इस ब्लॉक को नियत क्षैतिज बल द्वारा खींचा जाता है यदि स्प्रिंग प्रारंभ में अपनी सामान्य स्थिति में है। तो सामान्य स्थिति मतलब x इज इक्वल टू जीरो के बराबर हो, यानी विस्थापन उसमें ना हो, और रोपित बल F द्वारा किया गया अधिकतम धनात्मक कार्य होगा। और ये जो होगा x नॉट, ये होगा मैक्सिमम, ये होगा। तो इसमें कौन सा बल लग रहा है? F एक्सटर्नल होगा, बाहरी बाह्य बल होगा हमारा, हम खींच रहे हैं इसको, तो बाकी नॉन कंजर्वेटिव द्वारा कार्य जीरो होगा, प्लस एक्सटर्नल द्वारा हम कार्य निकालेंगे क्योंकि बाह्य बल है, उसके द्वारा F मैक्सिमम होगा, प्लस सूडो फोर्स द्वारा कार्य जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो ये होगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी u बराबर जीरो होगा, प्लस ये काइनेटिक एनर्जी हुई। अब पोटेंशियल एनर्जी देखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास अंतिम वाली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इसमें विस्थापन है तो ये हो जाएगी, स्प्रिंग है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये होगा मैक्सिमम, माइनस प्रारंभ में एक्स जीरो है तो जीरो कर देंगे क्योंकि विस्थापन तो इसमें हुआ, इसमें नहीं हुआ। स्प्रिंग है, स्प्रिंग में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। ये करते हैं तो इसमें देखिएगा ध्यान से, प्रारंभिक वेग शून्य है और अंतिम वेग भी शून्य होगा, क्योंकि खिंचाव होगा अधिक से अधिक, उसमें अंतिम वेग शून्य होगा। प्रारंभ में ये इनिशियल स्टेट में ये x बराबर जीरो पर थी, तो इसमें ये v भी जीरो होगा और u भी जीरो होगा, ये तो दोनों जीरो हो गए। सिर्फ इतना ही बचा, कार्य F मैक्सिमम निकला हमारे पास हाफ के एक्स स्क्वायर मैक्सिमम। हमको हमको f के पदों में निकालना है, x और k के पदों में नहीं निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि WF कार्य क्या होता है, F इंटू एक्स, एक्स नॉट ये मैक्सिमम होगा, इतना बराबर करेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर मैक्सिमम। ये करेंगे, ये स्क्वायर से ये एक्स नॉट कट जाएगा, सिर्फ f बचेगा, और इसमें हमको f के पदों में लाना है और k के पदों में लाना है, x को गायब करना है। तो x को गायब करना है, जिस चीज़ को गायब करना होता है हम उसी चीज़ को निकालते हैं। तो देखिएगा हम x को गायब कर रहे हैं तो x की वैल्यू हम निकालेंगे, x से बराबर x मैक्सिमम निकालेंगे, होगा कि इसके ये 2f के बराबर हो जाएगा, 2f अपॉन k के बराबर हो जाएगा। ये x मैक्सिमम की वैल्यू निकली। हमको ऐसा क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि f और k के पदों में निकालना है हमको, इसलिए, नहीं तो हमारा आंसर तो यही हो जाता है। अब देखिएगा हमारा x इतना निकला, x मैक्सिमम निकला 2f अपॉन k, और कार्य हमारा क्या है कि WF मैक्सिमम क्या है कि हाफ के एक्स स्क्वायर के जगह पे हम क्या रखेंगे, 2f अपॉन के, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे
तो डब्ल्यू एफ मैक्सिमम ये निकलेगा हाफ के इंटू 4f² अपॉन के स्क्वायर, स्क्वायर से के कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से ये 4 बचेगा 2 और ये डब्ल्यू एफ मैक्सिमम निकला कितना, ये 2f² अपॉन में के। ऑप्शन हमारा ए भी नहीं है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आपका आंसर नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन हमारा इज करेक्ट। ऐसे आपको निकालना है महाप्रमेय का यूज करके। कोई ज़्यादा कठिन नहीं होते सवाल, अगर सवाल को अच्छे से समझ लिया जाए तो कोई भी सवाल कठिन नहीं होता है। नोट कर लीजिएगा। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये नोट हो गया होगा। ये हमको तभी निकालना पड़ता है जब पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं किन पदों में दिया है, उन्हीं पदों में हमको निकालना होता है। अगर जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं जो ऑप्शन में नहीं दिया होता है हम उसको ज्ञात करते हैं पहले, अगर वो निकाल लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए हमको वही चीज़ निकालना पड़ता है जो ऑप्शन में नहीं दिया है। इसमें एक्स नहीं दिया, इसमें हमने एक्स निकाला है और एक्स खत्म हो जाएगा आगे चल के। ये होता है, नोट हो गया होगा। चलिएगा अगले सवाल की ओर। सॉल्यूशन। कह रहा है संरक्षी बल के प्रभाव में एक वस्तु को ए से बी तक गति कराने में किया गया कार्य 3 जूल तथा बी से सी तक गति कराने में किया गया कार्य 4 जूल। तो वस्तु को ए से सी तक गति कराने में किया गया कार्य, यानी कि हमको पहले ये ए है मान लीजिए और ये बी है। ए से बी में जाने में 3 जूल कार्य, यानी 3 जूल मिला कार्य। और फिर बी से ये सी गए तो बी से सी तक जाने में 4 जूल कार्य मिला। और ए से सी जाना है हमको, ए से सी जाना है तो हम ए से सी गए, ये लीजिए ए से सी। ये तो इनिशियल स्टेट हुआ पहले, इनिशियल स्टेट, और ये होगा हमारा फाइनल स्टेट। ये तो हम क्या करते हैं संरक्षी बल के प्रभाव में हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो कार्य ए से ए टू सी ये होगा कार्य ए टू बी प्लस कार्य बी टू सी ये होगा। तो कार्य ए टू सी ये होगा, इसमें आपको 3 जूल दे रखा है प्लस 4 जूल, ये बराबर 7 जूल ये होगा। ये छोटा सा सवाल था, ऑप्शन हमारा बी होगा। यहाँ से यहाँ तक आने में कार्य, यहाँ से यहाँ आने में, उसके बाद यहाँ से यहाँ गए तो ऐसे आएंगे। आपने वेक्टर तो पढ़ा होगा 11th क्लास में, वेक्टर होता है मैथ में। मैथ में हम पढ़ते हैं वेक्टर चैप्टर अच्छे से। नोट कर लीजिएगा। वेक्टर में क्या होता है कि अगर किसी चीज़ का, जैसे त्रिभुज है ए बी सी, तो हमको ए बी अगर वेक्टर है तो ऐसे, ए बी होगा तो ऐसे जाएंगे। अगर बी ए होगा तो हम बी से ए जाएंगे तो अपोजिट हो जाएगा, ऐसे ये होता है। पहले हम ये होगा, अब वही जाएंगे, ये इतना हुआ ए टू ए बी, और ये बी सी लिखेंगे तो ये बी सी ऐसे होता है, और ये ए सी होता है। वही हम देखें ए बी सी, ये देखें
जहाँ से हम चलते हैं वहाँ से जहाँ तक भी जाएं वहाँ तक का जोड़ देंगे, वही विस्थापन भी हमारा निकल आता है। यहाँ से गए घूमते 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 घूमते, विस्थापन हमारा वही होता है जो न्यूनतम दूरी होती है, वही विस्थापन होता है। वही इसमें भी वेक्टर में होता है। उसी तरह हम कहीं पर भी जाएं घूमते घूमते, ऐसे गए पर फाइनल हमारा यही होगा, ए से बी, ए से सी, ये होगा। और इसको देखें तो इसको हम बी ए लिखेंगे, क्योंकि जिस तरफ तीर होती उस तरफ लेते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, या फिर टेल से हेड की ओर जाते हैं। और इसको लिखेंगे सी बी लिखेंगे, और इसको लिखेंगे सी ए लिखेंगे, ऐसे टेल से हेड की ओर जाते हैं। समझ में तो आया होगा, नोट कर लीजिएगा। और हाँ, इसमें क्या है कि जैसे कोई पॉइंट एक है, हम कहीं पर भी घूमते घूमते जाएं, कहीं पर चले जाएं। चलिए अगले पेज पर हम चलते हैं, ये नोट हो गया होगा। अगले पेज पर बताते हैं कि संरक्षी बल में, संरक्षी क्षेत्र में क्या होता है कि अगर लूप में हम चलते हैं तो लूप द्वारा कार्य देखें तो वो शून्य होगा, क्योंकि उसमें हमको विस्थापन मिलेगा ही नहीं। अगर विस्थापन मिलेगा नहीं तो कार्य हमको नहीं मिलेगा। जैसे ये हमारा लूप ए है, ये हम घूमते 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 ये गए फिर से यहीं आ गए, ऐसे चले थे ऐसे आ गए, ये हुआ। तो जहाँ से चले थे वहीं आ गए, तो विस्थापन हमारे पास ए से देखे तो वो 0 हो गया। तो वही हमारा कहने का मतलब कि संरक्षी, ये नोट पॉइंट है, इसको नोट पॉइंट में लिखना है। नोट पॉइंट, संरक्षी क्षेत्र में बंद लूप के द्वारा किया गया कार्य कभी कभी नहीं, हमेशा शून्य होता है। इसको आपको याद रखना है कि हमेशा शून्य होता है, नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है, द्रव्यमान का ब्लॉक रस्सी की सहायता से नीचे की ओर नियत त्वरण g/2 से x दूरी तक नीचे उतारा जाता है। रस्सी के द्वारा ब्लॉक पर किया गया कार्य निकालना है हमको। तो मान लीजिए ये पगला है, ये रस्सी को पकड़े हुए है ऐसे, और ये पुली रही, ये पुली की सहायता से ब्लॉक ये नीचे उतर रहा है। देखिएगा ये ब्लॉक नीचे, इसका मास हमको दे रखा है m द्रव्यमान का ब्लॉक, और नीचे लटक रहा है, इसका भार mg, और इसको कितना उतारा गया, x दूरी उतारा गया नीचे की ओर। तो ये हुआ, ये पुली मान लीजिए, ये पुली, और ऊपर की ओर लग रहा होगा टेंशन तनाव, नीचे की ओर भार लग रहा होगा। तो इसमें त्वरण भी आपको दे रखा है, नियत त्वरण है, ए बराबर दे रखा है g/2, वो भी नीचे की ओर, g/2 नीचे की ओर लग रहा है। तो हम देखेंगे, पहले तो हम बल निकालेंगे, उसके बाद ही निकालेंगे विस्थापन। तो x होगा, बल निकाल लें तो हमको कार्य मिल जाएगा। रस्सी के द्वारा ब्लॉक पर टेंशन हमको T निकालना है, तो T कैसे निकलेगा, जिस दिशा में त्वरण होगा उस दिशा में बल को हम पॉजिटिव लेंगे और उसके अपोजिट निगेटिव लेंगे। तो mg इसमें पॉजिटिव होगा, mg पॉजिटिव होगा, mg पॉजिटिव, और माइनस T बराबर ma ये होता है। तो mg माइनस T बराबर ma की जगह पर हम g/2 रखेंगे,
ये हुआ, और टी निकालेंगे, इसको टी को इस तरफ ले जाएंगे और इसको इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा एम जी माइनस एम जी बाई टू। ये हुआ, तो ये टू इधर आएगा, टू से इतना गया तो टी बराबर एम जी बाई टू, टू इतना घट जाएगा तो इतना बचेगा, हमको टी मिल गया, ये टी की वैल्यू मिल गई। और जो कार्य होगा डब्ल्यू टी एफ इंटू में डी, ये निकालेंगे, तो डब्ल्यू ये टी किया गया कार्य, तो एफ हमारे पास ये टी मिल जाएगा, टी इंटू डी की जगह पर एक्स मिलेगा, तो डब्ल्यू टी ये टेंशन है, और टी कितना हमको दे रखा है एम जी बाई टू इंटू में एक्स, ये हमारा ऑप्शन कोई मैच किया, ये रहा। और एक मिनट, हाँ देखिएगा ये निगेटिव आएगा, क्यों कैसे कि टेंशन ऊपर की दिशा में लग रहा है और विस्थापन हमारा एक्स नीचे की ओर हो रहा है, तो अपोजिट दोनों है, इसलिए ये निगेटिव निगेटिव आएगा। ये निगेटिव हुआ तो चाहे तो हम टेंशन को निगेटिव कर दें, इसको टेंशन को कर दिए निगेटिव, तो ये हो जाएगा निगेटिव, तो डब्ल्यू टी बराबर हो जाएगा माइनस हाफ एम जी एक्स, ये हो जाएगा, यही हमारा कार्य होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्य ऋणात्मक आया हमारे पास, टी ऊपर की दिशा में टेंशन लग रहा है और विस्थापन एक्स नीचे की दिशा में हुआ, ब्लॉक नीचे आया और तनाव ऊपर लग रहा है, इसलिए ये निगेटिव आया। नोट कर लीजिएगा, अगला सवाल देखते हैं। चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में 1 लिखें, अगर कोई भी सवाल में डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में 0 लिखें, ताकि मुझे पता चले कि कितना आपको समझ में आया।